अवेलेबल फॉर सेल जो सिक्योरिटीज है उनको हमने वैल्यू किस पे करना है, फेयर वैल्यू। ठीक है, फेयर वैल्यू पे करना है और उसके बाद उसके रिलेटेड जो अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन या लॉस होगा उसको रिकॉर्ड करना है। और उसको करने का तरीका कार क्या है कि हमने अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में उसको रिकॉर्ड करना है और एज अ सेपरेट कंपोनेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। इसको आप रिव्यू करके ज़रा देख भी सकते हैं कि एक सेपरेट कंपोनेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास बैलेंस शीट में जब हम इक्विटी का पार्ट बनाते हैं तो किस तरीके से एक सेपरेट कंपोनेंट बना लेते हैं, सेपरेट एलिमेंट ऑफ इक्विटी के तौर पर लिखते हैं। ठीक है, और अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में भी हमने देखा था कि जब नेट इनकम का आंसर हमारे पास आ जाता है तो उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और ये अहम बात जो है यहाँ पे फेयर वैल्यू की बात है। फेयर वैल्यू की हम एडजस्टमेंट करेंगे, वो आप देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट की अर्निंग है, गेन एंड लॉसेज है, वो भी देखेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि हम फिर इसको सॉल्व करें और प्रॉपरली आप इसको देखें कि किस तरीके से हम इसको कैरी ऑन करते हैं। और मेन वाइल को अगर क्वेश्चन होगा तो आप हैंड रेज करेंगे ताकि हम उसको फिर देख सकें। ठीक है जी, चलें हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल है, आपके पास जो नोट्स हैं जो प्रोवाइड मैंने आपको किए हुए हैं उसका प्रॉब्लम नंबर 17-1। ठीक है, तो presented below is an amortization schedule related to Spangler Company's 5 years 100,000 bonds with a 7% interest rate, with a 7% interest rate and 5% yield. तो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड होगा प्रीमियम पे होगा या डिस्काउंट पे होगा। आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो 7% है, लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टर को जो बेनिफिट हो रहा है वो 5% हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो उसने एक्स्ट्रा पेमेंट की होगी प्रीमियम के तौर पर वो जो है ना नुकसान में चला गया है, उसका जो परसेंटेज है वो 2%। परचेज कब किया है, ऑन दिसंबर 31 2012 फॉर 1,08,660। ये इसकी जो प्राइस पेड हुई है, ये इसका इंटरेस्ट है, ये इसकी पार वैल्यू है, ये टाइम ड्यूरेशन है और ये यील्ड का रेट है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हमें एक बात क्लियर होगी कि 1 लाख वाला बॉन्ड जो है वो हमने कितने में खरीदा है, बेसिकली 1,08,660। इसका मतलब है प्रीमियम हमने पे की। ठीक है, तो ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल सेम वैसे है जैसे हमने कल बनाया हुआ था। ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। The following schedule presents a comparison of the amortized cost and the fair value of the bonds at the year end. ये amortized cost है और fair value जो है ना वो अलग से दी हुई है। सेम यही वाली amortized cost है जो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो ये फेयर वैल्यू है, यानी दिसंबर 31 को इसी amortized cost के comparatively fair values मार्केट में क्या चल रही है, ये ना डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में दे दिए हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट में है प्रिपेयर द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ दीज बॉन्ड्स ऑन दिसंबर 31 2012 assuming the bonds are classified as held to maturity securities। ठीक है, तो अगर ये बॉन्ड वो कहते हैं HTM सिक्योरिटीज की हैं तो आप क्या करें कि दिसंबर 31 2012 को जब आपने परचेज किए हैं तो उसकी एंट्री रिकॉर्ड करें। तो अब हमने परचेज कितने पे किए हैं, 1,08,660। रिक्वायरमेंट ए के तहत हम इसकी एक एंट्री बना लेते हैं। ये सोल्यूशन है इसका, यहाँ पे हम लिख लेंगे डेट इन्वेस्टमेंट और डैश HTM सिक्योरिटीज। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, इसमें डेबिट में लिख रहे हैं और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे जितने में हमने खरीदा। तो जो जो परचेज प्राइस है 1,08,660, 1,08,660 and then 1,08,660। ये आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है ये सॉल्व हो। जस्ट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है जो आप रखेंगे। ये आपकी रिक्वायरमेंट ए सॉल्व हो गई। अब बी में हमसे पूछा जा रहा है प्रिपेयर द जर्नल एंट्री और एंट्रीज रिलेटेड टू HTM जो है सिक्योरिटीज है बॉन्ड्स फॉर 2013। ठीक है, तो दिसंबर 31 2013
तो 13 में क्या हुआ, हमें इंटरेस्ट देखिए मिल रहा है। अगर हम इस टेबल को एक मोमेंट के लिए कंसीडर करें कि ये HTM सिक्योरिटीज की है, तो इसकी जो एंट्रीज है या एंट्रीज हैं वो क्या बनेंगी, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो हमने कैश रिसीव किया 7000, इंटरेस्ट रेवेन्यू 5433 और बॉन्ड प्रीमियम अमोर्टाइजेशन है 1567। तो हम इसको देखें रिकॉर्ड कैसे करेंगे। बी में 2013 की हम एंट्री कर रहे हैं जो उन्होंने हमसे पूछी है। तो हमें बैंक यानी जो कैश रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट, और डेट इन्वेस्टमेंट, सॉरी ये भी क्रेडिट में आएगा क्योंकि कम हो रही है उसकी वैल्यू, ये डेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रीमियम से हमने कल पढ़ा था कि वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी इन्वेस्टमेंट डैश HTM। देखिए टेबल में आते हैं तो ये जो प्रीमियम का इफेक्ट है ये क्या कर रहा है, देखें हमारे सिक्योरिटीज में माइनस का इफेक्ट लेके आ रहा है ताकि हमें ये पार वैल्यू पे हम पहुंचे और हमें ये एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी वापस मिले प्रीमियम की वजह से। अगर डिस्काउंट होता ये प्लस होता। अब 7000 है और ये 5433, बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट हमें मिल गया 7000 और इंटरेस्ट रेवेन्यू 5433 और ये 1567 से हमारे इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो। तो एक तो ये हमारे पास एंट्री होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो हम देखते हैं। प्रिपेयर द जनरल एंट्री आर एंट्रीज रिलेटेड टू HTM सिक्योरिटीज फॉर 2015। ये 13 की थी, फिर उन्होंने हमसे क्या पूछा है 15 की। तो 15 में भी हम देख सकते हैं कि हमने फिर किस तरीके से हम ये जो एंट्री है वो करनी है, सेम वैसे होगी जैसे हमने पहले अभी की है, ठीक है। तो ये आप अभी देखें, तो ये सेम वैसे 2015 की 52721728 सेम एंट्री यही होगी। ये हम लिख लेते हैं C 2015। बैंक में हमारे पास कितना अमाउंट है 7000 जो इंटरेस्ट था, उसके बाद इंटरेस्ट रेवेन्यू और उसके बाद डेट इन्वेस्टमेंट HTM। और ये अमाउंट्स देख लेते हैं 5272 एंड 1728। 5272 एंड 1728। ये अगेन एंट्री वही है, जस्ट अमाउंट्स का फर्क है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट बी भी हो गई और सी भी हो गई। एनी क्वेश्चन यार? चले उसके बाद हम आते हैं अपने रिक्वायरमेंट डी की तरफ। अब डी में हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रिपेयर द जर्नल एंट्री आर एंट्रीज टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ दिस बॉन्ड एज्यूमिंग दे आर क्लासिफाइड एज अवेलेबल फॉर सेल। डी एंट्री को सॉल्व करने से पहले अगेन मैं पहले बी और सी पे आ जाता हूँ। तो बी और सी पे उन्होंने देखे लिखा हुआ है कि एंट्री और एंट्रीज, एंट्री और एंट्रीज जो भी बनती हैं। तो HTM सिक्योरिटीज में कोई फर्दर एंट्री नहीं बनती, जस्ट हमने इंटरेस्ट की एंट्री करना है बस, ठीक है। जो AFS और ट्रेडिंग सिक्योरिटीज होती हैं उसमें हमने क्या करना होता है, बेसिकली इंटरेस्ट की एंट्रीज भी करना होती है और फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करने के लिए फेयर वैल्यू की भी एंट्री करना होती है। इसलिए वहां पर हमें एंट्री और एंट्रीज की बात समझ आ जाती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री बनती है, एंट्रीज नहीं बनती, यानी इंटरेस्ट की ही एंट्री बनती है बस, ठीक है। अब हम आते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स डी की तरफ। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स डी, कि अगर आप इनको AFS सिक्योरिटीज एज्यूम करें तो क्या एंट्री होगी। और वहां पर क्या था एजम्पशन
कि ये आपकी HTM सिक्योरिटीज है। सेम हमने यही एंट्री लिखनी है, जस्ट टाइटल जो है HTM की जगह AFS आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे डेट इन्वेस्टमेंट डैश AFS, ठीक है, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दें। अमाउंट अगेन हमारी वही होगी 108,660 108,660, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट डी है। जस्ट हमने उसकी क्लासिफिकेशन जो मैनेजमेंट इंटेंशन थी, क्योंकि अवेलेबल फॉर सेल की थी, तो हमने वही लिखी। अब ये ध्यान में रखिए, हमने अभी टेबल के अंदर भी देखा था कि जब AFS सिक्योरिटीज होती हैं तो उनके साथ उसकी जो वैल्यूएशन जो है, जो बातें हैं, वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। ये मैं दोबारा जरा हाईलाइट कर देता हूँ कौन सी 3 बातें थी। एक तो उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, दूसरा जो अनरियलाइज्ड गेन या लॉस है उसे रिकॉर्ड करना होता है, और तीसरा अगर हमें इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट यानी एक्रूड होता है, इंटरेस्ट अर्नड होता है, वो रिकॉर्ड करना है अगर गिवन हो तो। दूसरा गेन या लॉस रिकॉर्ड करना है इन केस ऑफ सेल ऑफ द AFS सिक्योरिटी। अब ये 3 चीजें इसकी फीचर्स हैं जब क्लासिफिकेशन AFS होती है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमने रिकॉर्ड करनी है अकॉर्डिंग टू द फीचर्स ऑफ दिस AFS सिक्योरिटी। तो रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं, वो हमें वहां से पता चलेगा। रिक्वायरमेंट डी हमने सॉल्व की। डी में जस्ट परचेज ऑफ दीज बॉन्ड्स हमने लिखना था। एजम्पशन क्या थी AFS की। ई में हमसे पूछा जा रहा है प्रिपेयर द जर्नल एंट्री आर एंट्रीज, ठीक है, रिलेटेड टू द अवेलेबल फॉर सेल बॉन्ड्स फॉर 2030। अब जो इंटरेस्ट की एंट्री है या दूसरी एंट्रीज जो भी रिलेटेड विद 2013 है, वो हमने रिकॉर्ड करनी है। सबसे पहले तो हम यही रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे पास 2013 की एंट्रीज हैं, कैश रिसीव्ड, इंटरेस्ट, रेवेन्यू और ये सारी चीज़ें, ठीक है, इंटरेस्ट अर्नड वाली जितनी भी थी, तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये आप देखेंगे ये है जी हमारे पास 2013, ठीक है। अगेन बैंक अकाउंट डेबिट होगा, उसके बाद इंटरेस्ट रेवेन्यू, और उसके बाद अब डेट इन्वेस्टमेंट, AFS, ये क्रेडिट क्योंकि प्रीमियम की वजह से इसकी वैल्यू में कमी आ रही है। इंटरेस्ट जो 2013 में था मैं वो यहीं से देख रहा हूँ, या आप टेबल में देखना चाहें तो वो भी यही कुछ है, 5433 एंड 1567। बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट 2013 में मिल रहा है 7000, और देन 5473 और 5433 आई थिंक, हाँ 5433 और 1567, ठीक है। अब ये HTM में भी हमने यही एंट्री की थी, AFS में भी यही कर रहे हैं, लेकिन एक और एडिशनल एंट्री हमें यहाँ चाहिए होती है। इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है जो एंट्रीज हैं वो एंट्रीज बनाए या एंट्री बने, ठीक है, क्योंकि AFS में हमने रिकॉर्ड करना है सिक्योरिटीज को फेयर वैल्यू पे, तो हमें एडिशनल एंट्री करना पड़ती है। जबकि HTM में हमें अमोर्टाइज्ड कास्ट पे करना होती है, तो हमें फर्दर जरूरत नहीं पड़ती किसी एंट्री की, क्योंकि वो ऑलरेडी अमोर्टाइज्ड कास्ट पे रिकॉर्ड हो जाता है जब हम ये इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं, क्योंकि ये हिट हो जाती है ऑलरेडी डेट। अच्छा, अब हम आते हैं जी इसी 2013 की जो एंट्री बनेगी उसकी मैं ये स्पेस बना रहा हूँ, और बाकी फिर हम इसकी वर्किंग करते हैं, ठीक है। ये वर्किंग हो जाए, वर्किंग वन कह देते हैं इसको। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब देखना है कि अनरियलाइज्ड गेन और लॉस, क्योंकि फेयर वैल्यू का मतलब ये है कि हम कंपेयर कर रहे हैं जस्ट मार्केट के साथ, इन रियल टर्म हम उनसे सेल आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि दिसंबर 31 2013 एमोर्टाइज्ड कास्ट है उसकी ये, और फेयर वैल्यू ये। एक तो तरीका है कि हम प्रॉपर से टेबल बनाएं, अदरवाइज अगर टेबल ना भी बने तो हमें यहाँ से पता चल रहा है
ये जो एंट्रीज हैं वो क्या बन सकती है, ठीक है। लेकिन हम टेबल के जरिए भी बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। उसको हम नाम देते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टेबल, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टेबल। इसमें हम लिख लेते हैं सबसे पहले सिक्योरिटीज, उसके बाद कास्ट, उसके बाद फेयर वैल्यू, उसके बाद अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस, ठीक है। तो सिक्योरिटीज हमारे पास बेसिकली क्या है, AFS सिक्योरिटी हम लिख लेते हैं जो कि बॉन्ड्स की हैं या डेट्स की हैं। उसकी जो कास्ट है वो हमारे पास एमोर्टाइज्ड कास्ट जो आ रही है वो है 107,093, 107,093, और जो फेयर वैल्यू आ रही है वो है 106,500, 106,500। और ये टेबल जब हम बना रहे हैं ये ईयर भी साथ मेंशन कर दें और डॉलर साइन भी मेंशन। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे देखें कि कास्ट जो है 107 है, लेकिन फेयर वैल्यू मार्केट में अब 106,500 है। तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बेसिकली अनरियलाइज्ड लॉस। कितना अमाउंट का लॉस हो रहा है ये हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 106,500 माइनस 107,093, 593 का लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है, हम इसे लॉस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो AFS सिक्योरिटीज है, अब हमने उन सिक्योरिटीज की जितना भी वैल्यू पहले से है उसको अब हमने रिकॉर्ड इस वैल्यू पे करना है। देखिए तो 107 वाली सिक्योरिटी को जब हम इस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे तो अल्टीमेटली हमें लॉस फेस करना होगा। इस लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा लॉस हो गया, बेसिकली इसको नेगेटिव में भी लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट प्रीवियस बैलेंस इफ एनी, प्रीवियस बैलेंस, ठीक है। तो वो डेबिट का भी हो सकता है, क्रेडिट का भी हो सकता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे अभी। लेकिन इसमें अभी तक पहले कोई नहीं है, ठीक है, जीरो है अभी। तो इसका मतलब है अब हमें जो एंट्री करनी होगी वो भी सेम इसी अमाउंट की करनी होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू होती तो ये एंट्री हमें चेंज्ड अमाउंट के साथ करना होता। तो अब हमें फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर सेम इसी अमाउंट से एंट्री करनी है, क्योंकि बाकी प्रीवियस बैलेंस जीरो आ रहा है, ठीक है, ये लास्ट का। तो इसमें नरेशन क्या लिखनी है, अब जरा इसको थोड़ा सा समझना है आपने। मैं एक ये टाइम लाइन बना रहा हूँ इसको देखते हुए, ठीक है। ये है जी पॉइंट 0, ठीक है। अब आपका जो लास्ट है, यानी आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गए -593, ठीक है। अब इसमें फर्दर कोई वैल्यू नहीं है ना, हम इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, सिंपल लॉस है, ठीक है। तो सिंपल लॉस को जब हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसकी एंट्री हम क्या बनाएंगे, अब हम ये एंट्री बना रहे हैं, ठीक है, एंट्री 1 और ये एंट्री 2। जब लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस। और यहाँ पे ये लाजमी जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ ये आपने ऐसे ही लिखनी है, इक्विटी डैश इक्विटी, ये लाजमी लिखना है। तो ये क्यों लिखना है ये भी बताता हूँ। और क्रेडिट में लिखेंगे सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट डैश AFS, ये एंट्री बनेगी, ये डेबिट ये क्रेडिट। अमाउंट क्या होगी 593 और ये 593, ठीक है, जिस अमाउंट से हमने किया। अब बात मैं अपनी पहले कंप्लीट कर रहा हूँ कि हमने यहाँ नरेशन क्या लिखनी है। यही कुछ जो आपने सिक्योरिटीज के साथ किया है ये वाला, यही आपने यहाँ लिख देना है, सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि आपने इसे क्रेडिट किया है तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्रेडिट। ये आपकी क्या बन जाती है, इस तरीके से एडजस्टमेंट बन जाती है। अब रही बात कि हम यहाँ इक्विटी क्यों लिखते हैं,
ठीक है, अब ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमने अभी टेबल में पढ़ा था कि जब एएफएस सिक्योरिटीज होती हैं, इनके रिलेटेड जो गेन या लॉस होगा, जो अनरियलाइज्ड अनरियलाइज्ड गेन या लॉस होगा, तो हम उसको कहाँ लिखते हैं? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, नंबर 1। नंबर 2, सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, अब जब ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज अगर यहाँ पर होती, तो हम इस अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन या लॉस को कहाँ लिखते हैं? नेट इनकम में, और कहीं नहीं लिखते। अब यही जो वर्ड है ये डिस्टिंग्विश करता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग कि ये सिक्योरिटीज कौन सी थी, कि अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन या लॉस कहाँ पर जाएगा, इक्विटी का पार्ट बनेगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इक्विटी लिखना लाजमी समझा हुआ है। और सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एएफएस, ये कैटेगरी बता रहा है कि ये किस कैटेगरी के रिलेटेड अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन या लॉस। मेरी बात यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है रिक्वायरमेंट ई के रिलेटेड। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी राशिद, यस प्लीज। सर ये जो आपने टेबल बनाया है, जी जी, इस टेबल में यहाँ पर आपने माइनस का निशान तो डाल दिया है, ठीक है। अब अगर कौन आप सा यहाँ पर नीचे भी हम, नहीं नहीं, एक ये नीचे सेकंड, वाला सर, इसी फेयर वैल्यू टेबल में। टेबल, जी जी। अब ये इसमें ये आपने माइनस ये का निशान नहीं डाला है, नहीं, सपोज। ये माइनस का निशान नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पे जीरो नहीं है, नहीं, मैंने डैश डाला है यहाँ पे। इस माइनस की बात मैं नहीं कर रहा। ये 593 पे जो आपने ब्रैकेट डाली है, मीन्स के माइनस है ना। हाँ हाँ तो ठीक है। इसका जो है, अब यहाँ पर नीचे जो आपने एक क्वेश्चन मार्क लिखा है, खाली जगह से उड़ी है ना, जी ये जी अगर हमारे पास प्रीवियस वैल्यू होती जी और जी, ये भी माइनस फिर होती, तो ये दोनों हाँ, फिर फिर ये प्लस हो जाते हैं। नहीं नहीं, प्लस ना होते। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, जो आने वाले क्वेश्चंस है ना, उस क्वेश्चंस के सिनेरियो में जब बात आपको समझाऊंगा तो फिर समझ आ जाएगी, अदरवाइज ऐसे आपको समझ नहीं ठीक, आएगी। ठीक है सही है सर, ठीक है। जी। सेकंडली, सेकंड कौन पूछना चाह रहा है इन्फॉर्मेशन? जी रूला बोले। सर अगर ये फेयर वैल्यू, सर अगर टेबल अगर आपने बनानी है एएफएस में या ट्रेडिंग में या तीनों में, तो टेबल अमोर्टाइजेशन एक ही बनेगी सर, तीनों की अलग अलग बनेगी? जी जी, टेबल एक ही होगी अगर आपको तीनों चीजें पूछी जाएंगी तो। जो अमोर्टाइजेशन टेबल है वो बेसिकली तब बनती है या तब प्रोवाइडेड होती है जब सिक्योरिटीज जो है वो डिस्काउंट या प्रीमियम पे हो। अगर ऐसा ना हो तो फिर नहीं बनती वो। ठीक है, क्लियर जी? यस सर। चले, अच्छा अभी ये हमने रिक्वायरमेंट ई को सॉल्व कर लिया, टेबल को हमने समझ लिया कि टेबल हमने किस तरह से बनाना है और उसमें क्या करना है। अब फॉर्चुनेटली इस वाले रिक्वायरमेंट के अंदर हमारे पास कोई प्रीवियस बैलेंस नहीं था। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को नहीं इतना फोकस किया क्योंकि ये हमारे लिए वैसे तो ये तरह कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट तो नहीं, ना कहें कि डिफिकल्ट होती है, ज़रा कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है, तो इस क्योंकि ये जीरो था आंसर, तो हमारे लिए ये सारा आसान हो गया कि हमने फौरन से ये सारा कुछ एंट्री भी बना ली और ये टाइम लाइन पे ये भी जरा देख लिया। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट ई जो है ये सॉल्व हो गई। अब उन्होंने पूछा है एफ में, प्रिपेयर द जर्नल एंट्री और एंट्रीज रिलेटेड टू द अवेलेबल फॉर सेल फॉर बॉन्ड। ठीक है, फॉर 2015। अब आपने देखना है कि 2015 के रिलेटेड जो है वो हम किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे पास सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, इसको हम अभी देख लेते हैं। अच्छा, इसके लिए अब हमें ये रिक्वायरमेंट एफ, इसकी तरफ हम आते हैं। ये यहाँ पे क्लोज हो गई, ये उसकी वर्किंग थी। ठीक है, ये वर्किंग 1 थी। तो उसके बाद अगेन हमने एक एंट्री बनानी है, लेकिन वो है बेसिकली 2015 की। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पहले बना देता हूँ 2014 की, क्योंकि ऐसे आपको 2015 की डायरेक्ट समझ नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट हमसे पूछा है 13 और उसके बाद 15 का, लेकिन मैं पहले 2015 का बनाना चाहता हूँ। ठीक है,
ताकि आपको ये बात समझ आए। उसकी ये हम एंट्री बनाएंगे, एंट्री की मैंने स्पेस छोड़ी है, ठीक है, और उसके बाद ये एंट्री की हम स्पेस छोड़ देते हैं। अच्छा ये अभी ये 2014, अच्छा जी। उसके बाद हम यहाँ पे उसकी अगेन वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग 2 कह लें, ये आपके समझने के लिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट बना सकते हैं। अगेन वही टेबल बना रहे हैं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टेबल, सिक्योरिटीज अब जरा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसके बाद कास्ट, फेयर वैल्यू और अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस। अब सिक्योरिटीज AFS है हमारे पास। अब इसकी एमोर्टाइज्ड कास्ट 2014 में कितना है हमारे पास, ये हम देख लेते हैं क्वेश्चन में। 105,447, 105,447 और फेयर वैल्यू 107,500 आई थिंक, मैं कंफर्म कर लूँ देखो। हाँ जी। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली गेन हो रहा है, क्योंकि देखिए हमने रिकॉर्ड करना है इसको फेयर वैल्यू पे, तो फेयर वैल्यू इंक्रीज है। तो ये अगर हम डिफरेंस देखें तो ये क्या हमारे पास बनता है, 107,500 माइनस 105,447, 2053। अब ये हमारे पास क्या पॉजिटिव फिगर है, क्योंकि फेयर वैल्यू ज्यादा है, गेन है हमारे पास। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रीवियस बैलेंस, क्योंकि 14 से पहले 13 का बैलेंस आ चुका है। सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट प्रीवियस बैलेंस, इसका जो था वो क्रेडिट में था, क्योंकि ये देखिए ये क्रेडिट बैलेंस है, यही बैलेंस आगे ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है। अच्छा ये कितना था, 5,983, ये नेगेटिव था, ठीक है। तो अब हम फर्दर जो है ना एंट्री इसकी करेंगे। अब ये एंट्री किस अमाउंट से करनी है, नरेशन में लिखना हमने यही है, सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बैलेंस कौन सा लिखना है, इधर डेबिट और क्रेडिट। अच्छा अब ये मैं एक लाइन बना रहा हूँ, इस पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है। ये है 0 और पहले आपका प्रीवियस बैलेंस है माइनस में 593। अब आपका जो बैलेंस आ रहा है वो प्लस में है, यानी आप ऐसा समझ लें यहाँ पे आ चुके हैं प्लस 2053। इसका मतलब क्या है, अगर हम इंटरप्रेट करें कि आप जो पहले 593 में से थे वो भी आपने कवर किया और प्लस ये भी गेन किया, तो इसलिए हम इनको क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे कि हमारे टोटल गेन कितना होगा। टू 646। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ये बात पॉइंट समझने के लिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि पहले आप यहाँ पे थे अब आप प्लस में हैं, इसका मतलब है आपने ये 593 भी कवर किया और आगे यहाँ पे भी आ गए, तो इसलिए यहाँ पर हमारी जो एंट्री होगी वो 2646 से होगी, और एंट्री क्या होगी, ये सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ये अब हमारा हमें गेन हो गया है। एंट्री में हम क्या लिखेंगे, एक मिनट राशिद, मैं एंट्री कंप्लीट कर लूँ फिर आपसे लेता हूँ। सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट AFS और अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस इक्विटी, ये क्रेडिट हो जाएगा 2646 2646। जी राशिद अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप यहाँ एक चीज और भी देख लें कि सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट जो हमने डेबिट में लिखा है, तो यहाँ पे हम इसके साथ डेबिट लिखते हैं। जी राशिद। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आपने जिस तरह ये माइनस को इस तरह किया है, ये हमारा प्रीवियस लॉस जो है वो रिकवर हो गया। सपोज अगर यहाँ पर हमारे पास माइनस में एक बड़ी अमाउंट आ जाए, फिर भी हम इसको प्लस करेंगे, क्या आ जाए, मतलब 2053
अभी 593 है ना माइनस में, जी ठीक है। जी 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 अब अगर सपोज हमारे पास ये 593 की जगह ये यहाँ पर जो 205 इससे बड़ी अमाउंट होती, लेकिन वो भी माइनस में होती, तो फिर भी हम माइनस, इसको प्लस करते। नहीं माइनस में होती तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो क्वेश्चन करेंगे आपको आसानी से समझ जाएगा। ठीक है सर, सही है। ठीक है, बस ये तो हम अभी आप सिर्फ सॉल्यूशन ये देखते अभी अभी वो आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे उनमें ये सारी बातें आ जाएंगी। अभी हो सकता है अगली रिक्वायरमेंट में ये सारा कुछ आ जाए। ठीक है, हैं। चले ठीक है, हाँ ओके। अभी अच्छा ये मैं मीटिंग जो है ना एंड कर रहा हूँ, नई मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप फौरन से फिर आ जाएगा लिंक में अभी सेंड करता हूँ, क्योंकि ये 40 मिनट्स का आपको पता है सेशन होता है, तो मैं दोबारा अभी आपको लिंक भेजता हूँ। ठीक है।